हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रेरित त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कैसे करना है एंड कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। बिकॉज कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऑर्गेनिक में कैसे मैनेज करें सब चीज़ें। तो कोई और क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में दे सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा। बट अभी के लिए तो मैं बैकग्राउंड से स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने फाइनल ईयर से भी। तो चलिए फिर हम लोग इसे शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जिसमें हमें एनसीईआरटी तो देखनी ही होती है एंड साथ साथ अपने अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं जो कि हम अपने नोट्स से बनाते हैं एंड अपने मॉड्यूल्स को सॉल्व कर बनाते हैं। एंड एनसीईआरटी से काफ़ी चीज़ें आती हैं बट कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से नहीं भी आती हैं। इसलिए ऑर्गेनिक के लिए हमें अपने नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब हम ये करते हैं तो कई लोग बोलते हैं नहीं क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से आते हैं बट कुछ बाहर से भी आते हैं। एंड जैसा कि हम लोग जानते हैं नीट में अगर 15% भी बाहर से आ रहा है तो हमें उस पर फोकस करना होगा। बिकॉज 15% से ज़रा से भी नीचे जाने पे हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। एक है हमारा 70% का जो कॉन्सेप्चुअल है, जो मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जिसमें हमारा बहुत सारा दिमाग लगने वाला है, वो 70% है। और 30% हमारा सिंपल पार्ट है। 30% में सिंपल पार्ट क्या है, जो हमें पढ़ना है हमें याद रहता है मोस्टली। तो इसमें आता है हमारा जो भी प्योरिफिकेशन वगैरह जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसमें फिर हमारा आते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड एवरीडे लाइफ। तो 30% पेपर ऑर्गेनिक का इसी से आता है एंड इसमें आप लोग और ईजिली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी बचता है 70% एंड सबसे ज़्यादा लोग इसी में परेशान होते हैं। तो इसके लिए कुछ मेन चीज़ें बताना है। अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, अगर आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है प्लीज़ उस नए कॉन्सेप्ट या फिर नई ट्रिक्स के पीछे मत भागना। जो अगर आपका कॉन्सेप्ट आ चुका है और आपका कॉन्फिडेंस बन गया है तो उसी पे फोकस करना। बिकॉज मेरे टाइम में क्या हुआ था, एंड में टीचर चेंज हुए थे एंड उसी में जो कॉन्सेप्ट्स की मतलब भिड़ंत हो गई थी। मैं अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स लगाने की जगह जो नए टीचर मुझे कुछ समझा रहे थे उनको लगाने की ट्राई कर रहा था। मेन पेपर में भी यही हुआ था बिकॉज वो बहुत बता रहे थे तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो क्वेश्चन गलत हो गया एंड उस कन्फ्यूजन में दोनों कॉन्सेप्ट्स मेरे कोलाइड हो गए एंड मेरे मैक्सिमम मार्क्स केमिस्ट्री में ही गए एंड उसमें से ज़्यादातर ऑर्गेनिक से गए। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, जो कॉन्सेप्ट्स बन गए उनको अच्छे से करो और नए कॉन्सेप्ट्स को अब मत घुसेड़ना, उनको मिक्स मत करना। बिकॉज क्वेश्चन गलत होने लगे तो तुम्हारा पेपर का कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा एंड वहीं पे तुम पीछे रह जाओगे। मेरे ऑर्गेनिक में बहुत कम मार्क्स थे, मतलब जितना मैं मानता हूँ उससे सबसे कम थे। केमिस्ट्री में मेरे 7 गलत थे, 5 ऑर्गेनिक में गलत थे। तो मैंने ये मिस्टेक किया, मैं चाहता हूँ आप लोग इस मिस्टेक को रिपीट मत करना। ठीक है, तो हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्चुअल पार्ट में। इसके पढ़ने का तरीका ऑलमोस्ट सारे तरीकों से काफ़ी अलग है। बिकॉज होता क्या है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे कितनी ही अच्छी पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, हम लोग करने वाले हैं बहुत सारी गलतियाँ, मिस्टेक्स। इससे या तो हो सकता है हम चीज़ें सीख लें या फिर हो सकता है हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लें। तो मोस्टली लोग कॉन्फिडेंस ही लूज़ करते हैं, कुछ लोग सीखते हैं। बट लोग जो सीखते हैं वो चीज़ काफ़ी पीछे रह जाती है और काफ़ी हद तक आप उसको भूल जाते हो। बिकॉज आपने कोई भी मेंटेन नहीं किया होता है रिकॉर्ड की, यहाँ पर मैं रखूँगा अपने जितने भी गलत हुए हैं क्वेश्चंस। सो व्हाट इज़ नेसेसरी, ऑर्गेनिक में जितना भी मिस्टेक्स करते हो, जितने भी ज़्यादा गलतियाँ करते हो, आपके मॉड्यूल्स में वो नोटेड होने चाहिए। यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ या फिर ये मैं मिस्टेक फिर कर सकता हूँ कभी बाद में। तो उनको रिवाइज करना बहुत नीडेड होता है जब भी तुम एक चैप्टर को रिवाइज कर रहे होते हो और कोई टेस्ट देने जा रहे होते हो। ठीक, तो ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा रखनी होगी। तो अगर आपने अभी नहीं की तो आप अभी भी जब रिवीजन करो तब आप गलतियाँ करके उनको मेंटेन कर सकते हो, ताकि फाइनली जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके पहले उनको जल्दी देखोगे तो तुम्हारी मॉक में वो गलतियाँ अवॉइड होने लगेंगी। ठीक, पढ़ने का सीक्वेंस क्या रहता है? पढ़ने का सीक्वेंस रहता है कि तुम पहले IUPAC पढ़ोगे, नेमिंग पढ़ोगे एंड बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ोगे। मैंने कई लोगों को देखा, लोग बाईसाइक्लो और स्पायरो में पता नहीं क्या देखते रहते हैं, सब चीज़ें इतनी नीडेड नहीं है। सिर्फ बेसिक जानो। तुम ये जानो क्या कहते हैं एमाइड ग्रुप्स जो रहते हैं, जो कार्बन जो रहते हैं, तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, उनमें मत कन्फ्यूज हो, थोड़ी सी नंबरिंग सही करो। उसके अलावा IUPAC में कुछ भी नीडेड नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे ही आइसोमेरिज्म पे आते हैं
तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेशली एंड और जितना भी तुम्हारा ऑप्टिक आइसोमेरिज्म है उसमें तुम जितना ज़्यादा अच्छे से जानते होगे और प्रैक्टिस करते होगे उतना ज़्यादा वो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद अगर आपने इन दोनों चीज़ों को कर लिया तो मैं बोलूँगा इनकी जितने भी आपके पास DPPs हो और फिर कोई भी शीट हो आप उसको सॉल्व करो। बट उसके बाद आपका पार्ट आता है मेन जो कॉन्सेप्चुअल है, जो है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की दिक्कत क्या होती है कि हम लोग समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, क्या क्या रिएक्टिंग एजेंट है, क्या चीज़ें हैं, क्या अटैक करेगा, क्या चीज़ें, उसका एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो चैप्टर में नहीं है और कभी कभी क्वेश्चंस उसके भी आ जाते हैं। तो जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो और उसको सॉल्व करने बैठते हो तो आपको वो अच्छा नहीं जाता, बिल्कुल नेचुरल है। एंड अगर आपने 11th-12th में किया प्रिपेयर तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे समझते हो कि आपकी 11th की ऑर्गेनिक बहुत गंदी गई थी, इवन मेरी भी गंदी गई थी, सबकी गंदी जाती है। क्योंकि इसका कारण क्या है, जो एप्लीकेशन पार्ट है वो अपनी मेन रिएक्शंस क्या हैं, अपना क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है जो अपने एल्डिहाइड वाले चैप्टर्स में मिलता है, एंड सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन होता है जो हमारा एल्केनरी। सो व्हाट आई रिकमेंड, और जो मैंने अपने टाइम पे किया था, मैंने क्या किया था, जैसे मैंने ये किया आइसोमेरिज्म और मैंने अपनी IUPAC सॉल्व कर ली। इसके बाद जैसे ही मेरा टाइम आया रिएक्शन मैकेनिज्म का, मैंने उसको पढ़ा, मैंने उसको समझा, पर मैंने उसको अप्लाई नहीं किया। इसके बाद मैंने जब अपना रिविजन चल रहा था तब मैंने उठाया अपने चैप्टर्स हैलो एल्केन्स एंड एरीन्स, मैंने उनको देखा पहले एंड उस पर जितना एप्लीकेशन पार्ट था अपना SN का और E का, उसके हमने एप्लीकेशन पार्ट समझे एंड उसके बाद में मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक, जब मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत अच्छे से बने वो। इसके बाद मैं अल्कोहल फिनॉल में सिर्फ फिनॉल वाला पार्ट मैंने किया ज़्यादातर एंड उसमें मैंने बहुत सारी रिएक्शन मैकेनिज्म समझी, मैंने वहाँ पे चीज़ें अप्लाई करना सीखी एंड उसके क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद मैं गया एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, मैंने उसको पढ़ा, उस पर चीज़ें अप्लाई की, उस पर मैंने क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद मैं वापस गया अपने मेन चैप्टर में जो रिएक्शन मैकेनिज्म था, उसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस थे मैंने उनको पूरा फिर सॉल्व किया एंड वो बहुत अच्छे से बने एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई। सो दिस इज़ द सीक्वेंस जिसमें मैं बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एंड इसके बाद आपको आना चाहिए अपने वापस अल्कोहल पे एंड देन आपको हाइड्रोकार्बन्स पे आना चाहिए, फिर आपको अमीन्स पे आना चाहिए एंड देन रेस्ट बचे हुए चैप्टर्स पे आना चाहिए। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग इस पर। जब ओरिजिनल हमारा पेपर था तो जब हमारे 45 क्वेश्चंस आते थे, मैं 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करता था, नॉर्मली इतने ही आते थे, थोड़े कभी कभी 16 हो जाते थे। 50 में से हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि लगभग हमारे 18 क्वेश्चंस हैं, 17 या 18 एंड मैं मानता हूँ सेक्शन बी में ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी में लाइक 15 में से 6-7 क्वेश्चंस होंगे ऑर्गेनिक के एंड यू कैन ईजिली स्किप जो भी तुम्हें टफ पड़ रहा हो। मैं मेनली ऑर्गेनिक स्किप करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ फिजिकल से, बट आपकी ये खुद की पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप किसको ज़्यादा बेटर स्किप कर पा रहे हो। सो डरने की ज़्यादा नीड नहीं है ऑर्गेनिक से, मैंने बताया 30% तो अपना सिंपल वाला ही है एंड सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आप छोड़ सकते हो। सो इस मेथड से इनको प्रिपेयर करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, मिस्टेक्स करो, उनसे सीखते रहो, बिकॉज दैट इज़ द की to crack the organic chemistry. So that's it for today. Thank you and all the best.